मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथोलॉजिकल. In this session, we'll be discussing questions on permutations and combinations that have appeared in IPMET examination. स्टार्ट करते हैं सेशन को. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू चैनल तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है. साथ में ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT और ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप दैट इज मेंशन्ड हियर. ओके, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम IPMET 2024. हर एक क्वेश्चन में ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ फर्स्ट. पॉज करो, वीडियो को सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशन देखो. नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच C 17 minus x 3x plus 1 is defined as an integer. So what are the values of x for which this value is defined as an integer? This is basically NCR. ठीक है, C रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है कि NR. ठीक है, which is basically NCR. और NCR is defined when n is greater than equal to R and R is also greater than equal to 0. दिस इज अवर कंडीशन फॉर एनसीआर टू बी डिफाइंड. जब डिफाइंड होगा तभी इंटीजर होगा. ठीक है, सो एनसीआर तभी डिफाइंड होगा व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो बस कंडीशन अप्लाई कर दो. तो n इज 17 माइनस x, तो 17 माइनस x दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r व्हिच इज 3x plus 1. दिस इज फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन इज 3x plus 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इफ 3x plus 1 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्लियरली x हमारा 0 चलेगा, पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए यहाँ पे. तो 3x plus 1 greater than equal to 0 यानी कि 3x is greater than equal to -1 and hence x greater than equal to -1/3. बेसिकली x should be x क्योंकि एक इंटीजर ही होगा. ठीक है, अच्छा x तो नॉन इंटीजर हो सकता है क्या? चलो कंडीशन देख लेंगे. ठीक है, क्योंकि x तो अदर वैल्यूज भी मे भी ले सके, बट ओवरऑल 17 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 3x plus 1 नहीं ले सकता. x तो इंटीजर ही होगा यहाँ पे. ठीक है, या ऐसी वैल्यूज के लिए. तो 17 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3x plus 1 and hence 17 minus 1 16 greater than equal to 4x. So x should be less than equal to 4. So there are two conditions. X should be greater than equal to 1/3 -1/3 and x should be less than equal to 4. ठीक है, दो कंडीशन है हमारी. तो क्या क्या वैल्यूज x ले सकते हैं? x कैन बी इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 4. 5 वैल्यूज ले सकता है. ओके, x यहाँ पे 5 वैल्यूज ले सकता है. 0 1 2 3 4. तो ऑप्शन D will be the answer. 5 values can be taken by x. ओके, क्या क्लियर है? अच्छा, जस्ट इन केस अभी जैसे हम बात कर रहे थे, अगर मान लो जस्ट इन केस यहाँ पे वैल्यूज होती 17 माइनस 2x सी 2x plus 1. ठीक है, तो इस केस में आंसर क्या होता? 17 माइनस 2x सी 2x plus 1. अगेन सेम कंडीशन अप्लाई होता. 17 माइनस 2x शुड हैव बीन ग्रेटर देन इक्वल टू 2x plus 1 एंड दिस शुड हैव बीन ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी 2x plus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2. ओके, और सेकंड कंडीशन 17 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x plus 1, तो 17 minus 1 should be greater than equal to 4x. So x should be less than equal to 4. सेम कंडीशन हो गया. x ग्रेटर देन माइनस हाफ और सेकंड वाले केस में x शुड बी लेस देन इक्वल टू 4. x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है यहाँ पे? अच्छा, x क्या माइनस हाफ हो सकता है? अगर हम x को माइनस हाफ पुट करें तब भी हमारा 17 माइनस 2x एज वेल एज 2x plus 1 दोनों इंटीजर होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2x ही कोफिशिएंट आ रहा है दोनों केसेस में, विच विल बी इंटीजर फॉर अ नॉन इंटीजर वैल्यू ऑफ x, है कि नहीं? तो x नॉन इंटीजर वैल्यू भी यहाँ पे ले सकता है इस केस में. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि अगर इस तरह की वैल्यूज होती तो यहाँ पे हमारा x कैन बी इक्वल टू -1/2. दैट इज पॉसिबल बिकॉज x इक्वल -1/2 पे दिस विल बी डिफाइंड. ठीक है, फिर x कैन बी 0, देन 1/2 रखोगे तो भी डिफाइंड रहेगा बिकॉज 17 माइनस 1 16c2 हो जाएगा. सो 1/2 पे भी डिफाइंड होगा, देन 1 पे भी डिफाइंड होगा, देन 3/2, देन 2, 5/2, 3, देन 7/2 एंड 4. तो इस केस में नंबर ऑफ वैल्यूज हमारी इंक्रीज कर जाएंगे क्योंकि हमारा 2x शुड बी इंटीजर. ठीक है, लॉजिक क्या है? क्योंकि 2x इंटीजर होना चाहिए. ठीक है, दैट इज वाई. तो 2x इंटीजर कब होगा? जबकि x हमारा 1/2 के फॉर्म में भी होगा, यानी कि फ्रैक्शन भी होगा, x सम इंटीजर प्लस 1/2. तो दैट विल ऑल्सो गिव अस 2x एज एन इंटीजर. इजंट इट सो? दैट इज वाई इस केस में हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू भी एक्सेप्ट होगा, जबकि इस वाले केस में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें x इंटीजर चाहिए.
17 माइनस इंटीजर कब होगा, जबकि x हमारा इंटीजर हो। ठीक है, 3x तो इंटीजर 1/3 वाले केस में भी हो जाएगा, बट x नहीं होगा, और दोनों ही वैल्यूज हमें इंटीजर चाहिए। दिस शुड ऑल्सो बी इंटीजर एंड 3x दिस शुड ऑल्सो बी इंटीजर। ठीक है, तो वो एक हिडन कंडीशन है, उसको भी लिख लेते हैं कि एन एंड आर दीज वैल्यूज शुड बी इंटीजर्स ऑल्सो, पॉजिटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव तो नहीं मतलब निगेटिव नहीं होने चाहिए, तो जीरो भी चलेगा आर हमारा। ओके, लॉजिक समझ गए होंगे कि आगे क्वेश्चन ना कभी आता है और थोड़ा सा उसको फंसाना होगा, तो ऐसा फॉर्मेट हो जाएगा, तो उसमें ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ओनली डिजिट्स 1 and 3 विच आर स्मॉलर देन, ठीक है, स्मॉलर देन 3 इंटू 10⁻6, 3 फॉलोड बाई 6 zeros। तो ऐसे नंबर्स हमें चाहिए, तो स्मॉलर देन लिखा हुआ है और क्वेश्चन कहीं पे भी ये नहीं कह रहा है कि ये नंबर्स हमारे 7 डिजिट नंबर्स होने चाहिए, तो नंबर कुछ भी हो सकता है। तो नंबर कैन बी अ सिंगल डिजिट नंबर, इट कैन बी अ 2 digit number, it can be a 3 digit number, or a 4 digit number, or a 5 digit number, or a 6 digit number, or at last it can also be a 7 digit number। सारे नंबर्स को हमें काउंट करना है, और डिजिट्स हमारी अलाउड कितनी है, 1 and 3 बस दो ही अलाउड है, यानी कि रेपिटेशन इज अलाउड एज पर द क्वेश्चन। रेपिटेशन अलाउड है क्योंकि मेंशन नहीं किया है कि नहीं अलाउड है, तो रेपिटेशन इज अलाउड यानी कि एक ही डिजिट मल्टीपल टाइम्स आ सकता है। ठीक है, 1 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे, 1 डिजिट नंबर में फॉर दैट डिजिट वी हैव ओनली 2 चॉइसेस, या तो 1 होगा या फिर 3 होगा, so there can be only 2 such numbers, only 2 such numbers। 2 digit numbers, देखो 1 digit 2 digit 3 digit सारे के सारे नंबर्स हमारे डेफिनेटली 3 इंटू 10⁻6 से 3 फॉलोड बाई 6 जीरो से, इससे तो छोटे ही होंगे, तो इन पे और कोई एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत तो है नहीं। तो 2 डिजिट नंबर्स कितने बन सकते हैं, 2 ऑप्शंस फॉर द यूनिट डिजिट, 2 ऑप्शंस फॉर द टेंथ डिजिट, तो 2 इंटू 2 4 नंबर्स होंगे। 3 डिजिट, अगेन सेम लॉजिक, 2 चॉइसेस फॉर एवरी प्लेस, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 8। अब यही प्रोसेस फॉलो होगा 4 डिजिट में, 2 to the power 4 हो जाएगा, बिकॉज 4 स्पेसेस है, 2 to the power 4 हो जाएगा 16। देन 5 डिजिट में 5 स्पेसेस रहेंगी, 2 to the power 5 हो जाएगा 32। ठीक है, एग्जाम में तुम तो ये सब नहीं लिखोगे ना, तो 2 लिखा, फिर 4, फिर 8, 16, 32। ठीक है, सीधा सीधा प्रोसेस है, और नेक्स्ट में 64 आ जाएगा 6 डिजिट में, क्योंकि अभी भी 6 डिजिट नंबर भी हमारे सारे के सारे स्मॉलर होंगे, तो वहां पे कोई डाउट नहीं है। एक्चुअल क्वेश्चन आएगा जबकि नंबर हमारा 7 डिजिट होगा, बिकॉज नाउ 7 डिजिट नंबर हमें चाहिए विच आर स्मॉलर देन 3 फॉलोड बाई 6 zeros। ठीक है, सो कब नहीं होगा स्मॉल, अगर हमारा नंबर या तो 1 से स्टार्ट हो गया 3 से स्टार्ट हो गया, क्योंकि दो ही डिजिट समय अवेलेबल है, तो 1 से स्टार्ट हो रहे नंबर होंगे, तो 1 फॉलोड बाई 3 3 1 1 1 1, फॉर एग्जाम्पल दिस नंबर, दिस इज डेफिनेटली लेस देन आवर गिवन नंबर। बट अगर नंबर हमारा 3 से स्टार्ट हुआ, तब फिर कुछ भी नंबर ले लो आगे, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू भी क्या होगा, 3 फॉलोड बाई 6 ones, बट दिस विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन द गिवन नंबर। तो हमारा जो नंबर है दैट मस्ट बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्टार्ट 1 से होना चाहिए डेफिनेटली, 3 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग पे वी हैव ओनली 1 चॉइसेस, बाकी सारे बाद में कुछ भी रखो। ठीक है, बाद में वी हैव टोटल 2 चॉइसेस फॉर एवरी डिजिट, तो टोटल डिजिट बाद वाली 6 हैं, तो 1 इंटू 2 to the power 6 यानी कि दिस विल ऑल्सो बी 64। तो दीज विल बी आवर टोटल नंबर्स, ऐड कर दो सबको, ऐड कर दो, 64 प्लस 64 128 प्लस 32 160 176 184 एंड 6 190, तो टोटल 190 सच नंबर्स आर पॉसिबल। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, 190। ओके, क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्लियर है? ठीक है, 190 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of 5 digit numbers consisting of distinct digits that can be formed such that only odd digits occur at odd places। कंडीशन क्या है, ओनली ऑड डिजिट्स अकर एट ऑड प्लेसेस, यानी कि ऑड प्लेसेस पे विल ओनली बी हैविंग ऑड डिजिट्स ओनली। इवन प्लेसेस पे कुछ भी हो चलेगा, क्योंकि इवन प्लेसेस के लिए देयर इज नो कंडीशन। ठीक है, सिर्फ ऑड प्लेसेस के लिए कंडीशन है कि ओनली ऑड डिजिट्स कैन अकर एट ऑड प्लेसेस। अगर क्वेश्चन होता ऑड डिजिट्स कैन अकर ओनली एट ऑड प्लेसेस, तब मामला डिफरेंट हो जाता। ठीक है, यानी कि तब ऑड डिजिट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑड प्लेसेस अलाउड थे, वो इवन प्लेसेस पे नहीं आ सकती थी। अगर ओनली ऑड प्लेसेस से पहले लगा हुआ था कि ऑड डिजिट्स कैन अकर ओनली एट ऑड प्लेसेस, यानी कि ऑड डिजिट्स उस केस में सिर्फ सिर्फ ऑड प्लेसेस पे एग्जिस्ट कर सकती थी, इवन पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, बट कंडीशन ये है ओनली ऑड डिजिट्स अकर एट ऑड प्लेसेस। ठीक है, यानी कि ऑड प्लेसेस पे कंडीशन है, ये ऑड डिजिट्स पे कंडीशन नहीं है, तो ऑड प्लेसेस पे सिर्फ ऑड डिजिट्स आ सकती हैं, ऑड डिजिट्स के लिए पे कोई कंडीशन नहीं है, वो इवन प्लेसेस पे भी आएंगे तो भी चलेगा।
ठीक है। सो 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं, और टोटल डिजिट्स हमारे पास होती हैं 10। तो वहाँ तो क्लैरिटी है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और डिजिट्स हमारी हैं 1 3 5 7 एंड 9। 5 और डिजिट्स हैं, और डिजिट्स चाहिए हमें ऑड प्लेसेस पे। ऑड प्लेसेस स्टार्ट होंगे 1 3 एंड 5। दीज आर आवर ऑड प्लेसेस। सो वी नीड टू फिल ऑड प्लेसेस विद ओनली ऑड डिजिट्स। तो पहले ऑड प्लेसेस को ही फिलअप करते हैं, उसके बाद में इवन प्लेसेस को देखेंगे, ठीक है। सो ऑड प्लेसेस को फिलअप करना है, तो पहला ऑड प्लेस जब हम फिलअप करना स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे चॉइसेस कितनी होंगी हमारे पास? 5 चॉइसेस है। वी कैन हैव 1 3 5 7 और 9, ठीक है। सो ये जो नीचे 1 3 5 लिखा है, ये हमने प्लेस वैल्यूज लिखा है, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, ठीक है। इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। अब फर्स्ट प्लेस पे जब फिलअप करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन है 1 3 5 7 9। देयर आर टोटल 5 ऑप्शन। 5 ऑप्शन है, किसी एक को फिलअप कर देंगे, लेटर से 3 को फिलअप कर दिया, तो अगले प्लेस पे ऑप्शंस बचेंगे हमारे पास रिमेनिंग 4 चॉइसेस। फिर यहाँ भी एक फिलअप हो जाएगा, नेक्स्ट पे ऑप्शंस बचेंगे 3, बिकॉज डिजिट्स डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट है तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। डिस्टिंक्ट नहीं होता तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था फिर तो, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज डिजिट्स हैज टू बी डिस्टिंक्ट। 5 4 3 फिलअप हो गई हमारी सारे के सारे ऑड प्लेसेस। अब ऑड प्लेसेस को फिलअप करने के बाद में अब प्लेस करना है इवन प्लेसेस को फिलअप करना है। 3 डिजिट्स हमने फिलअप कर दिए, कौन सी 3 फिलअप हुई हमें नहीं पता, बट कोई 3 फिलअप हो गई होंगी। तो 10 में से रिमेनिंग डिजिट्स कितनी बची हैं? 10 माइनस 3, बिकॉज 3 डिजिट्स हैव बीन फिल्ड अप, और हमें चाहिए डिजिट्स डिस्टिंक्ट, यानी कि रिमेनिंग डिजिट्स बची हैं 7। एंड सिंस कंडीशन इज कि ओनली ऑड डिजिट्स अकर एट ऑड प्लेसेस, यानी कि इवन प्लेसेस पे हमारे पास कोई भी डिजिट चलेगा, ऑड भी चलेगा, इवन भी चलेगा, तो ऑल रिमेनिंग 7 आर अलाउड। ओके, ऑल रिमेनिंग 7 आर अलाउड। एडिशनली क्योंकि हमने स्टार्ट ऑड प्लेसेस से ही किया है, तो जो हमारा लेफ्ट मोस्ट प्लेस है वो भी फिलअप हो गया है। अदरवाइज लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता था, बट क्योंकि वहां पे हमने वैसे भी ऑड फिलअप किया है, तो जीरो का कंडीशन खत्म हो गया, वहां पे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो अब जो बची हुई प्लेसेस है वहां पे हमें जीरो भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो को भी अलाउ करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जब भी हम किसी नंबर को बना फॉर्म कर रहे हैं, तो लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे जीरो नहीं आना चाहिए, वो एडिशनल कंडीशन है जो हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, इस केस में ऑप्शन क्या बचे? 7 एंड 6, ठीक है, क्योंकि 7 वे से हम फिलअप कर सकते हैं अब इस डिजिट को, क्योंकि 3 फिलअप हो चुकी है, और फिर 6 प्लेस वे से फिलअप कर सकते हैं इस प्लेस को। तो आंसर हमारा आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6। दिस विल बी आर आंसर, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, तो क्या वैल्यू आएगा हमारा? 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 इंटू 6 360 इंटू 7 2520। नंबर ऑफ वेज विल बी 2520। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of integers greater than 5000 and divisible by 5 that can be formed with the digits 1, 3, 5, 7, 8 and 9 when no digit is repeated. Again, repetition allowed नहीं है। 6 digits अवेलेबल है हमारे पास इस बार, 1, 3, 5, 7, 8, 9। So since all digits have to be distinct in any such number, and question का condition है कि number should be greater than 5000 and divisible by 5। तो सिंस टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 6 अवेलेबल है, तो मैक्सिमम नंबर जो हमारा बनेगा दैट कैन बी ए 6 डिजिट नंबर। अब ग्रेटर देन 5000 चाहिए, 5000 इज अ 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट के नंबर भी चलेंगे एज फार एज दे आर ग्रेटर देन 5000, ठीक है। 5 डिजिट के तो सारे ही नंबर्स खैर ग्रेटर देन 5000 हो गए, वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है, और 6 डिजिट के नंबर्स भी चलेंगे क्योंकि ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। 7 डिजिट नहीं हो पाएगा बिकॉज डिजिट्स ही हमारे पास अवेलेबल 6 है, तो 4 डिजिट और 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर्स हमें काउंट करने हैं। ऑल नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाय 5, एंड इन दिस केस हमारे पास जीरो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए? यूनिट डिजिट पे वी कैन हैव 0 और 5, बट जीरो एल हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल है 1 3 5 7 8 9, यानी कि डेफिनेटली हमें एक प्लेस तो फिक्स हो गया कि यूनिट डिजिट पे वी मस्ट बी हैविंग 5, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। सो 4 डिजिट नंबर्स कितने फॉर्म होंगे? तो फॉर 4 डिजिट नंबर्स यूनिट डिजिट पे वी हैव फिक्स्ड 5, तो एक ही ऑप्शन है, फिक्स हो गया। अब अवेलेबल हमारे पास बचे हैं 1 3 7 8 एंड 9। सो 1 3 7 8 एंड 9 आर अवेलेबल, बट हमें चाहिए नंबर ग्रेटर देन 5000। इफ नंबर हैज टू बी ग्रेटर देन 5000, तो 1 एंड 3 तो फिर नहीं रख सकते ना, ये अलाउड नहीं होंगे लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे।
क्योंकि फिर हमारा नंबर स्मॉलर देन 5000 हो जाएगा. 7, 8 एंड 9 चलेंगे. सो देर आर 3 पॉसिबल ऑप्शंस एट द स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, अब 5 एंड में फिलअप हो गया हमारा. ठीक है, 5 एंड में फिलअप हो गया. शुरू में 7, 8, 9 में से कोई एक फिलअप हो जाएगा. ठीक है, सो अगर 7, 8, 9 में से लेटेस्ट हमने 7 को फिलअप कर दिया, तब अवेलेबल ऑप्शंस क्या बचेंगे? 5 तो एंड में फिलअप हो चुका है, तो बचे हमारे पास 1, 3, 8 एंड 9, 4 ऑप्शंस बचेंगे. और फिर यहाँ भी एक फिलअप हो जाएगा, फिर 3 ऑप्शन बचेंगे. तो 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 36 नंबर्स. 36 numbers, 4 digit numbers that are greater than 5000 can be formed with these digits. ठीक है, 36 तो गए 4 digit numbers. 5 digit में क्या होगा? 5 digit तो सारे ही नंबर्स हमारे जो भी फॉर्म होंगे वो सारे के सारे नंबर्स हमारे ग्रेटर देन 5000 हो गए, तो वो वाला कंडीशन तो रिमूव हो गया. बट डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, तो एंड में 5 फिक्स हो जाएगा. 5 को फिक्स करने के बाद में 5 डिजिट बची, तो 5 इन फर्स्ट प्लेस, फिर 4 बचेगी, फिर 3 एंड 2. तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 120 नंबर्स. ओके, नाउ 6 digit numbers. अगेन सेम प्रोसेस, 5 को एंड में फिक्स कर दो, एक ही वे है. उसके बाद 5 डिजिट बची, तो 5, 4, 3, 2, 1. तो फिर से दिस इज ऑल्सो 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 120 नंबर्स. एड ऑल दीज, 36 प्लस 120 प्लस 120, दैट इज इक्वल टू 276 numbers. 276 such numbers can be formed. Option A will be our answer. Okay. क्या क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. Next question. Out of 13 objects, 4 are indistinguishable and the rest are distinct. Number of ways we can choose 4 objects out of 13 objects. तो 4 तो indistinguishable है, यानी कि आइडेंटिकल है. 4 आर आइडेंटिकल. और जब भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आइडेंटिकल होंगे, तो चाहे पहला चूज करो दूसरा चूज करो, बात तो एक ही है. वहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या होगा? अगर हमारे पास 4 आइडेंटिकल ऑप्शंस में से हमें कोई एक चूज करना है, तो नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू 1. बिकॉज पहला चूज करो, दूसरा चूज करो, तीसरा चूज करो, फर्क क्या है? सारे आइडेंटिकल है, ऑल आर इंडिस्टिंग्विशेबल. डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते उनको. जब फर्क ही नहीं लगा सकते हो, तो फिर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, अगर एक सेलेक्ट करना है तो इक्वल टू 1 होगा, 2 सेलेक्ट करना है तो दैट विल ऑल्सो इक्वल टू 1. ठीक है, सो अगर हमें जस्ट इन केस मान लो 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं. ओके, एंड वी हैव टू मेक सेलेक्शंस. ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एट लीस्ट 1 ऑब्जेक्ट. तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे भाई? या तो 1 सेलेक्ट करोगे तो चलेगा, या 2 सेलेक्ट कर सकते हो, या 3 कर सकते हो, या 4 कर सकते हो. ठीक है, अगर 1 सेलेक्ट किया तो भी एक ही वे होगा. नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? तब भी नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 1 होगा. 2 सेलेक्ट करने का भी 1 होगा, 3 सेलेक्ट करने का भी 1 होगा, 4 का भी 1 होगा, यानी कि टोटल वेज विल बी इक्वल टू 4. या तो 1 सेलेक्ट करोगे, या 2 सेलेक्ट करोगे, या 3 करोगे, या फिर 4 करोगे. ओके, क्वेश्चन कह रहा है हमसे नंबर ऑफ वेज वी कैन चूज 4 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ टोटल 13 ऑब्जेक्ट्स. सारे 13 में से जहां पे कि 4 हमारे पास आइडेंटिकल है, 4 आइडेंटिकल प्लस रेस्ट आर, यानी कि 9 आर डिस्टिंक्ट, क्योंकि टोटल 13 ऑब्जेक्ट्स है. 9 आर डिस्टिंक्ट, 4 आइडेंटिकल. तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज 4 आउट ऑफ टोटल 13. ठीक है, तो 4 आइडेंटिकल है. केसेस बना लेते हैं यहाँ पे, एंड रेस्ट 9 आर डिस्टिंक्ट. तो केसेस क्या क्या बनेंगे? पहला केस बन सकता है कि इन 4 आइडेंटिकल में से ही सारे के सारे चूज कर लें. ठीक है, सो ऑल 4 फ्रॉम फर्स्ट कैटेगरी, ऑल आइडेंटिकल, एंड 0 फ्रॉम नेक्स्ट कैटेगरी, यानी कि 0 फ्रॉम 9 डिस्टिंक्ट. या हो सकता है कि 3 फ्रॉम ऑल द आइडेंटिकल एंड 1 फ्रॉम 9 डिस्टिंक्ट, या 2 and 2 ईच, या 1 and 3, या ऑल 4 फ्रॉम 9 डिस्टिंक्ट एंड 0 फ्रॉम द फर्स्ट कैटेगरी. ओके, दिस विल बी टोटल 5 केसेस. ऑल 5 केसेस को काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ वेज, ऐड करके दैट विल बी आवर आंसर. या तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा. फर्स्ट केस में नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? ऑल 4 शुड बी आइडेंटिकल, यानी कि नंबर ऑफ वेज शुड बी इक्वल टू 1, और 9C0 फॉर 9 डिस्टिंक्ट, 1 इंटू 9C0. ठीक है, सेकंड केस 3 फ्रॉम आइडेंटिकल, ओनली 1 वे, मल्टीप्लाइड बाई 9 में से एक चूज करना है, तो 9C1. सेकंड केस 1 वे टू सेलेक्ट 2 फ्रॉम आइडेंटिकल, मल्टीप्लाइड बाई 9C2. सेम प्रोसेस 1 इंटू 9C3, same 1 into 9C4. So our answer will be 9C0 plus 9C1 plus 9C2 plus 9C3 plus 9C4.
Okay, 9C0, NC0 is always equal to 1. NC0 is always equal to 1 and NC1 is always equal to n. So 9C0 will be equal to 9. क्या हो रहा है? 9C0 will be equal to 1 and 9C1 will be equal to 9. तो 1 plus 9. 9C2 हो जाएगा 9 into 8 by 2, that is equal to 36. ठीक है, अब देखो एक तरीका है कि तुम 9C3 9C4 को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉपरली लिख के कैलकुलेट करो। अदरवाइज देखो तरीका क्या होगा, जब भी हमें फॉर एग्जांपल हमें पता है 9C1 पता है कि 9C1 दिस इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब 9C2 निकालना है। ओके, 9C2 निकालना है, 9 है यानी कि दिस इज बेसिकली 9/1। ठीक है, 9/1 है। तो 9C2 निकालने के लिए एक तरीका तो हो गया कि तुमने लिखा 9 फैक्टोरियल के फर्स्ट 2 टर्म्स विच इज 9 into 8 और फिर डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, अब 9C3 निकालना है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ 9 फैक्टोरियल 9 into 8 into 7 और डिवाइड कर दिया 3 into 2 into 1, 3 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो नंबर क्या आ जाएगा हमारा? हमारा आ जाएगा 6 से कैंसिल करोगे, सॉरी 7 तो पूरा प्राइम है, तो 72/6, 12 into 7 84 आ जाएगा। ठीक है, बट सेकंड अप्रोच सोचने का ये हो सकता है कि हमने 9C1 कैलकुलेट किया, 9/1 आया, अब 8/2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 8/2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 9 इंटू 8/2 विच इज इक्वल टू 9 4 36 आ गया। अब 36 को मल्टीप्लाई करोगे, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 8 के बाद? 7/3 से, 7/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 इंटू 7/3, 36/3 हुआ 12, 12 इंटू 7 हुआ 84। ठीक है, तो 7/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगले को मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 4 से, 6 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करोगे 84 को, तो नेक्स्ट नंबर हमें मिल जाएगा 84 इंटू 6/4, तो 84 इंटू 3/2 दैट विल इक्वल 126। ये सारा के सारा हमें समेशन आ जाएगा of all these terms. 126 plus 84, that is 210, 246 plus 10, 256 ways in total. There will be total 256 ways to select 4 objects out of such 13 objects. Okay, क्या क्लियर है? ये तो एक मेथड हो गया कैलकुलेट करने का। इसको और बेटर तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि हमें कैलकुलेट करता है 9C0 प्लस 9C1 प्लस 9C2 प्लस 9C3 प्लस 9C4। तो बेटर अप्रोच क्या हो सकता था? तो कभी भी मेंशन डायग्राम में NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 till NCN, तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 2 to the power n, 2 to the power n। ठीक है, क्योंकि हमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स गिवन है उनमें से हमें इधर 0 ऑब्जेक्ट चूज करने हैं या 1 या 2 या 3, तो हर एक ऑब्जेक्ट का चॉइस क्या है? देयर आर 2 चॉइसेस, या तो सेलेक्ट करोगे या नहीं करोगे। तो 2 to the power n टोटल नंबर ऑफ वेज इन एनी सच केस, बट हमें गिवन था 9C0 प्लस 9C1 प्लस 9C2 प्लस 9C3 प्लस 9C4। ओके, सो व्हाट विल बी द समेशन? अब ये तो हमें इनकम्प्लीट गिवन है। हमें अगर हम प्रिंसिपल अप्लाई करें NC0 टिल NCN, दैट समेशन इज ऑलवेज 2 to the power n, तो अप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा कि 9C0 प्लस 9C1 प्लस 9C2 प्लस 9C3 प्लस 9C4 प्लस 9C5 प्लस 9C6 प्लस 9C7 प्लस 9C8 प्लस 9C9, दिस टोटल इज इक्वल टू 2 to the power 9। बट इन ऑल सच केसेस NC0 इज ऑलवेज इक्वल टू NCN। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इक्वल है, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म इक्वल है, थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म इक्वल है, फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट टर्म इक्वल है, फिफ्थ एंड फिफ्थ लास्ट टर्म इक्वल है। यानी कि बेसिकली 2 पार्ट्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको। तो फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू द सेकंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट का ही तो सब चाहिए हमें, फर्स्ट पार्ट का ही तो सम चाहिए। सो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस वन, और टोटल सम आ रहा है 2 to the power 9। ठीक है, सो दिस पार्ट विल बेसिकली बी इक्वल टू 2 to the power 9 डिवाइडेड बाई 2, which is 2 to the power 8 and hence 16 square 256। ओके, तो डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते थे कि दिस इज इक्वल टू 256। क्या क्लियर है? ठीक है, इसको डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देयर आर 10 पॉइंट्स इन द प्लेन ऑफ विच 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड नो 3 among the remaining are collinear, then the number of distinct straight lines that can be formed out of these 10 points। तो 10 पॉइंट्स इन टोटल है, जिनमें से 5 हमारे 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड नो अदर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्योंकि अगर 2 पॉइंट्स तो हमेशा ही कोलिनियर होंगे, हमेशा एक लाइन में लाई करेंगे, बट अगर 2 से ज़्यादा लाई कर रहे हैं तो देन दे आर कॉल्ड, ठीक है, कोलिनियर ऑब्वियसली। सो
there are 5 points which are collinear, then number of distinct straight lines that can be formed. Number of distinct straight lines that can be found out of these 10 points in total. ठीक है, so 10 points है, 3 4, अच्छा यहाँ पे तो कोलिनियर लग रहे हैं, ठीक है. सो रैंडमली ऐसे किसी भी क्वेश्चन में लॉजिक क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5 आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड देन इज अ लाइन जिसमें कि 5 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं. ठीक है, सो 1 2 3 4 and then 5. ठीक है, तो these are 5 points which are on a line. तो how many distinct straight lines can be formed? टोटल 10 पॉइंट्स है. तो नंबर ऑफ लाइंस अगर क्वेश्चन में गिवन होता कि नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, सिर्फ इतना गिवन होता, तो नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म्ड वुड हैव बीन 10c2 इन टोटल. ठीक है, 10c2 टोटल लाइंस वुड हैव बीन फॉर्म्ड. बट इसमें से होगा क्या कि 5 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है. अब इन 5 में से कोई भी 2 पॉइंट जब भी चूज करोगे तुम, तो हमेशा एक यूनिक लाइन हमारा फॉर्म होगा जो ऑलरेडी हमारा, बिकॉज ऑल दीज 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है, सो वेदर दोज 2 पॉइंट्स आर फर्स्ट 2 और फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, इन एनी केस हमें एक ही लाइन मिलने वाला है. तो 5c2 बेस से जो भी हम लाइन चूज करेंगे वो सेम लाइन हमारी क्या होगी, आइडेंटिकल होगी. दैट लाइन विल बी दिस लाइन ओनली. और इसको बार बार काउंट कर रहे हैं. ठीक है, सो 10c2 माइनस 5c2 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन सारे के सारे केसेस को. बट क्योंकि उस लाइन को हमें काउंट तो करना है, ठीक है, 10c2 में से हमने 5c2 सब्ट्रैक्ट किया, 10c2 टोटल वेज आए. बट इनमें से कई केसेस डबल काउंट हो रहे हैं. कौन से केसेस, जबकि हमारी 5 पॉइंट जो कोलिनियर है वहां पे हमने कोई भी पेयर उठाओगे तो वहां पे वो पेयर हमारा बार बार काउंट हो रहा है, वो लाइन हमारी बार बार काउंट हो रही है. तो दैट इज वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग बाई 5c2. बट सिंस उस लाइन को एक बार तो काउंट करना है ना, दैट इज वाई हम 1 ऐड करेंगे. 1 ऐड करेंगे क्योंकि जब हमने 5c2 किया 10c2 में से, तो हमने उस लाइन को हर बार सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक बार ऐड करना था. दैट इज वाई वी आर एडिंग 1. 10c2 माइनस 5c2 प्लस 1. क्या है, क्लियर है? तो आंसर आ जाएगा हमारा 10c2 इज इक्वल 10 इंटू 9/2 45 माइनस 10 प्लस 1, तो 36 विल बी टोटल नंबर ऑफ सच लाइंस. 36 विल बी आवर आंसर. ओके, क्या है, क्लियर? सेकंड मेथड क्या हो सकता था, सोचने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था? हालांकि पहला तरीका ही आसान है अपने आप में, बट फिर भी एक बार दूसरा तरीका भी देख लेते हैं. दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हमारे पास बेसिकली 2 पेयर्स हैं. दो तरह से देखो इसको. एक ग्रुप 1 है हमारा, दिस इज ग्रुप 1 जिसमें कि नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है, और एक ग्रुप 2 है हमारे पास जिसमें वी हैव 5 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर. तो केसेस बनाते हैं यहाँ पे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. तो ग्रुप 1 में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो एक डिस्टिंक्ट लाइन मिलेगा. हर एक केस में एक डिस्टिंक्ट लाइन मिलेगा. तो ग्रुप 1 में से सेलेक्ट करो. नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे लाइन फॉर्म करने के, 5c2. इन 5c2 वेज वी कैन फॉर्म लाइंस फ्रॉम ग्रुप 1. ठीक है, ग्रुप 2 में एक ही लाइन है. अगर ग्रुप 2 में सिर्फ देखते हो तो एक ही लाइन है फॉर्म हो रही है तुम्हारी, ऐड कर दो. अब केस क्या बन सकता है कि एक पॉइंट लो ग्रुप 1 से और एक पॉइंट लो ग्रुप 2 से, तो भी एक डिस्टिंक्ट लाइन फॉर्म होगी. ठीक है, क्योंकि अब ग्रुप 2 वाली 2 लाइन तो मिलने नहीं वाली है. एक पॉइंट लिया हमने ग्रुप 1 से, एक लिया ग्रुप 2 से, तो 5c1 इंटू 5c1, ये सारे के सारे हमें डिस्टिंक्ट लाइंस देंगे. तो 5c2 इज इक्वल 10 प्लस 1 प्लस 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल 25, यानी कि नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे हमारे 36. दिस कुड बी अनदर वे टू कैलकुलेट नंबर ऑफ लाइंस. क्या है, क्लियर है? ठीक है, बट ये तब तक ही पॉसिबल है जब तक कि हमारे पास 2 ही ग्रुप्स हैं. अगर 2 से ज़्यादा ग्रुप्स होंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? तो वहाँ पे हमारा पहला मेथड ही ज़्यादा इजीली काम करेगा. इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ओके, फिर भी कहीं डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट जरूर मेंशन करना. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज देयर आर 5 पैरेलल लाइंस ऑन द प्लेन and on the same plane there are n other lines that are perpendicular to the 5 straight lines, 5 parallel lines. तो पहले हमने 5 parallel lines ड्रॉ की, फिर उनके perpendicular हमने n other lines को ड्रॉ किया, such that number of distinct rectangles formed by these lines is 360. So what is the value of n? अब रेक्टेंगल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, हमारे फॉर्म हो रहे हैं 360. तो वैल्यू ऑफ एन क्या होगा? ठीक है, रेक्टेंगल कब फॉर्म होगा? फॉर एग्जाम्पल हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, जब भी कभी डाउट हो. ठीक है, तो एक छोटा एग्जाम्पल लो हमेशा. तो लेट अस से हमने ड्रॉ की 3 स्ट्रेट लाइंस, 3 horizontal lines, and then there are 4 vertical lines. Three horizontal and 4 vertical lines. ठीक है, so horizontal 1, horizontal 2, horizontal 3, and vertical 1, vertical 2, vertical 3, and vertical 4.
अब अगर हमें रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस फॉर अ रेक्टेंगल एंड 2 वर्टिकल लाइंस, ठीक है। सो वी हैव टू सेलेक्ट एनी 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट हॉरिजॉन्टल एंड थर्ड हॉरिजॉन्टल, ओके, एंड फर्स्ट वर्टिकल एंड सेकंड वर्टिकल। सो इन दैट केस वी आर गेटिंग अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए हमें चाहिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 2 वर्टिकल लाइंस। तो जब भी हम 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइंस को सेलेक्ट करेंगे तो हमेशा एक यूनिक रेक्टेंगल फॉर्म होगा, ठीक है। सो हमें सिलेक्शन क्या करना होगा, 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल। तो आउट ऑफ 3 हमें 2 हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करना है, 3 से 2 वेज में सेलेक्ट होगा। आउट ऑफ 4 हमें 2 वर्टिकल सेलेक्ट करना है, 4 से 2 वेज में सेलेक्ट होगा। 3 से 2 into 4 से 2, दिस विल बी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ओके, क्लियर है। सेम में अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। देयर आर 5 पैरेलल लाइंस एंड देन देयर आर n परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस। तो 5 पैरेलल में से लेट अस से दीज आर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, दीज 5 लेट अस से दीज आर हॉरिजॉन्टल, और फिर n हमारी वर्टिकल लाइंस है। तो नंबर ऑफ पेज ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होगा, 5c2, 2 हॉरिजॉन्टल आउट ऑफ 5 एंड nc2, 2 वर्टिकल आउट ऑफ n। तो 5c2 into nc2 दैट शुड बी इक्वल टू 360। 5c2 is equal to 10 और nc2 will be 10 into n into n minus 1 by 2. This is 360. So n into n minus 1 comes out to be equal to 360 upon 5 which is equal to 72. तो टू कॉन्स्टेंट नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है हमारा 72। तो नंबर्स क्या होंगे, 9 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें डेफिनेटली पता है कि n तो इंटीजर ही होगा। अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्म करते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा, -8 इंटू -9 भी आएगा, ठीक है। अगर एल्जेब्रा का क्वेश्चन होगा तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे डायरेक्टली 9 टू 8 एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, -8 इंटू -9 भी होगा, ठीक है। बट डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पे n हमारा इंटीजर होगा तो ये तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, पहला ही वाला आएगा कि n शुड बी इक्वल टू 9, n इक्वल टू 9 विल बी आवर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of triangles that can be formed by choosing points from 7 points on a line and 5 points on another parallel line. The number of triangles form करने हैं और there are 2 parallel lines. On one line there are 7 points and on the second line there are 5 points. How many triangles can be formed? Okay. On one line there are 7 points and on the other line we have 5 points. Let us say lines are L1 and L2. L1 has 7 points and L2 has 5 points and both these lines are parallel. So how many triangles can be formed? Triangle form करने के लिए हमें number of points कितने चाहिए? Points चाहिए 3 points. 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से ट्रायंगल फॉर्म होगा, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। सो आउट ऑफ टोटल पॉइंट्स हमारे पास कितने, टोटल है 12, 7 प्लस 5, टोटल पॉइंट्स आर 12। तो अगर सारे के सारे पॉइंट्स हमारे सेम लाइन पर नहीं लाई करते, ठीक है, सारे के सारे ऑल थ्री की कोई भी 3 पॉइंट्स लो और वो नॉन कोलिनियर होते, तो टोटल केसेस कितने बनते हमारे, 12c3। 12c3 विल बी टोटल केसेस। बट अभी टोटल केसेस में क्या होगा, बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जहां पे कि ऑल 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। अगर सारे 3 पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए लाइन L1 से, तो वहां पे ट्रायंगल थोड़ी बनेगा, ठीक है, ट्रायंगल थोड़ी बनेगा, तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो इफ ऑल 3 पॉइंट्स आर ऑन L1, दोज केसेस हैव टू बी सब्ट्रैक्टेड। और ऐसे केसेस कितने होंगे, L1 में 7 पॉइंट्स है तो -7c3। सिमिलरली इफ ऑल 3 पॉइंट्स आर ऑन L2, तो वहां पे ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, तो उनको भी सब्ट्रैक्ट करोगे, -5c3। दिस विल बी आवर आंसर, 12c3 -7c3 -5c3। अब इस केस में देखो, क्योंकि हमें ट्रायंगल फॉर्म करना था, तो अगर तीनों पॉइंट्स सेम लाइन पे होंगे तो ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेंगे, तो दैट इज वाई उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे एडिशनली ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर लाइन फॉर्म करनी होती तब बात अलग होती, वहां पे हमें ऐड करना पड़ता है, क्योंकि एक लाइन तो फॉर्म हो रही है ना, बट ट्रायंगल तो नहीं फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जब जब 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, दे आर नॉट फॉर्मिंग अ ट्रायंगल, तो एडिशनली हम ऐड नहीं करेंगे +1, वो गलती नहीं करना है ऑब्वियसली, ठीक है। उतना दिमाग उतना खुला रखना है कि क्या कर रहे हैं हम काम यहाँ पे, हमें यहाँ पे ट्रायंगल्स फॉर्म करने हैं, तो सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 12c3 -7c3 -5c3, दैट विल बी आंसर। 12c3 हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 बाई 6, यानी कि 2 इंटू 11 इंटू 10, दैट इज इक्वल 220। -7c3 विल इक्वल 75 35, और 5c3 विल इक्वल 10। तो 220 माइनस 45, दैट इज इक्वल टू 175 वेज आ जाएंगे हमारे, 175 ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे, ओके। क्या क्लियर है,
175 हमारे टोटल नंबर ट्रायंगल्स फॉर्म हो गए। ये तो हो गया एक तरीका। अगेन यहाँ पे भी दूसरा मेथड देखते हैं, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर टू क्या हो सकता है कि हम सिलेक्शंस करें। अगेन दो ग्रुप्स बनाए, ग्रुप नंबर 1 जिसमें कि लाइन नंबर 1 के पॉइंट्स लाई करेंगे, ग्रुप नंबर 2 जिसमें कि लाइन नंबर 2 के पॉइंट्स लाई करेंगे। ठीक है, दो केसेस हो सकते हैं क्योंकि हमें ट्रायंगल फॉर्म करना है। तो ट्रायंगल कैसे बन सकता है? ट्रायंगल के लिए वी नीड टू चूज 3 पॉइंट्स, और ग्रुप्स हमारे पास दो ही है। Either point will be lying on the line L1 or the point will be lying on line L2. Okay, so we can either select 2 points from L1, 2 points from L1 and 1 point from L2, ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और 1 point from L1 and 2 points from L2, तब भी ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। तो इन दोनों केसेस में ट्रायंगल फॉर्म होगा। अगर हमने ऑल 3 पॉइंट्स लिए L1 पे और 0 ऑन L2, तब तो ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा। सिमिलरली अगर ऑल 3 और L2 एंड 0 ऑन L1, तब भी ट्रायंगल हमारा नहीं फॉर्म होगा। तो केसेस हमारे पास दो ही रहने वाले हैं, विच इज इधर 2 पॉइंट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम L1 एंड 1 ऑन L2। ठीक है, तो 2 ऑन L1 एंड 1 ऑन L2, तो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा इस केस में। दिस कुड बी वन वे। ठीक है, दिस कुड बी केस 1। और सेकंड केस कुड बी जहां पे कि हमने 1 पॉइंट सेलेक्ट किया L1 पे और 2 किया ऑन L2, इन दोनों को सेपरेटली काउंट कर लेते हैं। दिस कुड बी केस 2। तो केस 1 में कितने ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे हमारे? 7C2 इंटू 5C1, प्लस केस 2 में 7C1 इंटू 5C2। So 7C2 is equal to 7 into 6 by 2, 21 into 5 plus 7 into 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, 7 into 10, तो 105 plus 70, 175 triangles in total. This will be our answer. Okay, क्या क्लियर है? आंसर हमारा 175 टोटल ट्रायंगल्स विल बी फाउंड, दैट विल बी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, if 5 boys and 3 girls sit randomly around a circular table, the probability that there will be at least one boy sitting between any two girls. Probability क्या चाहिए हमें? फेवरेबल केस हमारा क्या है कि देयर विल बी एट लीस्ट वन बॉय सिटिंग बिटवीन एनी टू गर्ल्स। ठीक है, देयर विल बी एट लीस्ट वन बॉय, ध्यान से पढ़ना, एट लीस्ट वन बॉय सिटिंग बिटवीन एनी टू, यानी कि कोई भी दो का पेयर लोगे गर्ल्स का, तो उनके बीच में देयर शुड बी एटलीस्ट वन बॉय। ठीक है, कोई भी दो का पेयर लिया तुमने, हर एक पेयर के बीच में देयर मस्ट बी अ बॉय। यानी कि क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो, इनडायरेक्टली बात लिखी है यहाँ पे, कहना कुछ चाह रहा है क्वेश्चन, बट कहा किसी अलग तरीके से। So this line, at least one boy sitting between any two girls, implies that no two girls should be together. Very important. No two girls should be together. क्योंकि हमें एनी टू गर्ल्स के बीच में बॉय चाहिए, यानी कि कोई भी दो गर्ल्स साथ में नहीं आनी चाहिए। नो टू गर्ल्स शुड बी टुगेदर, दिस इज अवर कंडीशन। और अगर गर्ल्स को टुगेदर नहीं रखना है तो गर्ल्स को सेपरेट रखना पड़ेगा, यानी कि उनके बीच में बॉयज को बिठाना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा केस करना हो तो जिनको साथ में बिठा सकते हैं, जिनमें कोई कंडीशन नहीं है, उनको पहले अरेंज करोगे, और फिर जिनको साथ में नहीं बिठाना है किसी भी कंडीशन में कि नो टू गर्ल्स शुड बी टुगेदर, तो गर्ल्स को हम बाद में अरेंज करेंगे। और सर्कुलर टेबल में अरेंज करना है, यानी कि देयर इज अ सर्कुलर अरेंजमेंट। और सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है? सर्कुलर अरेंजमेंट में नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट आर n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, जिसको पहले बिठाएंगे उस पर सर्कुलर अरेंजमेंट अप्लाई होगा। एक बार उनको हमने बिठा दिया जिनको पहले बिठाना था, तो अब जो इनको बाद में बिठाने वाले हैं उनके लिए पोजीशन फिक्स हो गया, यानी कि अब उनके लिए जो अरेंजमेंट होगा दैट विल बी एज गुड एज अ लीनियर अरेंजमेंट, दैट विल बी एज गुड एज अ लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, तो पहले बिठाते हैं बॉयज को। देयर आर टोटल 5 बॉयज, तो अरेंज दीज 5 बॉयज, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दीज 5 बॉयज क्या आ जाएंगे इन सर्कुलर टेबल? दैट विल बी इक्वल टू 5-1 फैक्टोरियल। अब बॉयज हमारे बैठ गए, 5 बॉयज को हमने बैठा दिया। ठीक है, तो बॉयज नंबर 1, बॉय नंबर 1, बॉय नंबर 2, बॉय नंबर 3, बॉय नंबर 4 एंड बॉय नंबर 5। So these have been arranged. ओके, इनको अरेंज करने के बाद में अब क्या करना है हमको? अब इसके बाद में हमें बिठानी है गर्ल्स को, है कि नहीं? अब गर्ल्स को बिठाना है। गर्ल्स के लिए ऑप्शंस क्या अवेलेबल है? गर्ल्स कैन बी सीटेड इन सच वे दैट दे आर नॉट टुगेदर। तो उनके लिए अवेलेबल ऑप्शंस क्या है? दे शुड बी सीटेड बिटवीन द बॉयज,
तो बिटवीन दीज स्पेसेस, तो 5 स्पेसेस हमें 5 बॉयज हैं, यानी कि 5 स्पेसेस होंगी। अब इन 5 में से 3 को हम सेलेक्ट करेंगे और वहां पे एक एक गर्ल को बिठाएंगे, क्योंकि एक साथ 2 गर्ल्स को बिठा दिया, अगेन दे विल बी टुगेदर। तो 5 में से 3 प्लेसेस को सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ सिलेक्शन विल बी 5 C 3, दिस इज फॉर गर्ल्स। और अब फिर 3 फैक्टोरियल वेज में गर्ल्स को सीट करा देंगे, दिस इज फॉर 3 गर्ल्स। तो आंसर विल बी 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल इंटू 5 C 3 विच इज इक्वल टू 10 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 24 इंटू 10 240 इंटू 6, ठीक है, दैट इज 1440। दो हमें 1440 वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना था, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारे नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगे अपने फेवरेबल केस में, दैट विल बी 4 फैक्टोरियल इंटू 10 इंटू 3 फैक्टोरियल। और टोटल केसेस कितने आएंगे? टोटल केसेस होंगे 5 प्लस 3 8 पर्सन है, 8 पर्सन है। तो टोटल वेज विल बी 8 माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो हमारी प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी विल बी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, यानी कि 1440 या 4 फैक्टोरियल इंटू 10 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल से काटोगे, बचेगा नीचे हमारा डिनोमिनेटर में बचेगा 5 6 7, तो 5 इंटू 6 इंटू 7 और दैट इज 10 इंटू 6, 6 एंड 6 गेट्स कैंसिल आउट और 10 से बचा 2/7। सो आंसर विल बी 2/7। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ओके, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ही क्लियर है? ठीक है, आइडियली इस क्वेश्चन को ऐसे प्रोबेबिलिटी में करना चाहिए था, बट ठीक है, बात एक की है, प्रोबेबिलिटी PNC में कर लिया। ओके, बस इस क्वेश्चन में पकड़ने वाली बात ये थी कि यही सेम बात डायरेक्टली लिखा होता कि नो टू गर्ल्स शुड बी टुगेदर, तो चीज़ें आसान होती, बट इनडायरेक्टली लिखा था कि एटलीस्ट वन बॉय शुड बी सिटिंग बिटवीन एनी टू गर्ल्स। ठीक है, तो इसको इंटरप्रेट करना था हमें कि इस बात को से एग्जामिनर कहना क्या चाहता है। तो कहना ये चाहता था कि नो टू गर्ल्स शुड बी टुगेदर, क्योंकि एनी टू गर्ल्स मेंशन था, एनी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, टू पर्टिकुलर गर्ल्स कहता है तो क्वेश्चन अलग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Mrs. and Mr. Sharma and Mrs. and Mr. Ahuja along with 4 other persons are to be seated at a round table for dinner. Again round table में बिठा रहे हो, यानी कि सर्कुलर अरेंजमेंट करने वाले। If Mrs. and Mr. Sharma are to be seated next to each other, यानी कि Mrs. और Mr. Sharma को साथ में बिठाना है, and Mrs. and Mr. Ahuja are not to be seated next to each other, यानी कि इनको सेपरेटली बिठाना है। जिसको साथ में बिठाना है उनको एक ग्रुप में रखेंगे, जिनको सेपरेटली बिठाना है उनको लास्ट में अरेंज करेंगे। ठीक है, और जिनके बीच में कोई कंडीशन नहीं है उनको भी साथ में अरेंज कर सकते हैं पहले। तो देन द टोटल नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट्स क्या होंगे? अब यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? मिसेज मिस्टर शर्मा 2 पर्सन, मिसेज मिस्टर आहूजा 2 पर्सन एंड 4 अदर पर्सन, टोटल पर्सन आर 8। 8 पर्सन आर टोटल इन देयर। ठीक है, मिसेज मिस्टर शर्मा, तो मिस्टर एस एंड मिसेज एस, एंड देन मिसेज एंड मिस्टर आहूजा, मिस्टर आहूजा एंड मिसेज आहूजा। ठीक है, मान लेते हैं मिस्टर एस इज एस प्लस, मिसेज एस एस माइनस, मिस्टर आहूजा ए प्लस, मिसेज आहूजा ए माइनस, एंड देन वी हैव 4 मोर पर्सन। ठीक है, 4 मोर पर्सन को मान लेते हैं, लेट अस से PQRS। तो टोटल 8 persons are there, S plus S minus, A plus A minus, P, Q, R and S. These are total 8 persons. Condition is that Mrs. and Mr. Sharma are to be seated next to each other. ठीक है, so these two should be in the same group. इनको एक ग्रुप में रख लो। S plus and S minus should be together. Then Mrs. and Mr. Ahuja are not to be seated next to each other. इनको साथ में नहीं बिठाना है, तो इनको बाद में अरेंज करेंगे, पहले अरेंज करो बाकी सबको। तो S plus S minus are in a group, then PQRS. तो वी हैव टोटल 5 ग्रुप्स जिनको अरेंज करना है, सीटिंग अरेंजमेंट करना है जिनका। नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे? 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, देयर आर 5 ग्रुप्स, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल वेज में वी कैन अरेंज देम। बट एस प्लस एस माइनस, यानी कि मिस्टर एंड मिसेज शर्मा शुड बी टुगेदर, बट आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना, तो इनटू 2 फैक्टोरियल कर दोगे, बिकॉज दे कैन अरेंज आपस में कि पहले मिस्टर शर्मा है बाद में मिसेज शर्मा है, या पहले मिस्टर शर्मा है बाद में मिस्टर शर्मा है। तो दीज कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। अब एक बार अरेंज कर दिया इन 6 पर्सन को, इसके बाद में अब बिठाएंगे मिस्टर एंड मिसेज शर्मा को बीच के वैकेंट स्पेसेस में। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हमने मान लो एस प्लस एस माइनस ये साथ में आ गए, देन पी, देन क्यू, देन आर एंड एस। तो बीच में स्पेसेस कितनी अवेलेबल होंगे हमारे पास? क्योंकि टोटल 5 ग्रुप्स थे, तो बीच की स्पेसेस भी हमारे पास 5 ही रहेंगी। ना इन 5 में से किन्हीं 2 प्लेसेस को सेलेक्ट करके वहां पे हम मिस्टर एंड मिसेज शर्मा को प्लेस कर देंगे। तो इन टू 5C2
ways of selection of 2 places out of 5 and then into 2 factorial for arrangement. This will be our total answer. And 5 minus 1 factorial, 4 factorial into 2 into 5c2, which is 10 into 2. And 24 into 40. So 960 ways will be our answer. 960 ways will be our final answer for this question. क्या क्लियर है? ठीक है. Okay, so these are all the questions in this session. So इस सेशन में हमने हाफ द क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है पीएनसी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस के. कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको कि नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. आई बिलीव जो भी बातें हमें डिस्कस करनी थी वो सारी की सारी बातें तो मैं क्लियर होंगी. फिर भी किसी क्वेश्चन का डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना. अगर सेशन पसंद आया है तो उसका लाइक जरूर करना है. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर लेना. और साथ में ऑल्सो ज्वाइन द व्हाट्सअप चैनल दैट इज मेंशन हियर, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा. और अगर कोई फिर भी डाउट रहता है, क्वेरी रहता है, क्वेश्चन रहता है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हो और मुझे मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम पे @KDITYAKT. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप learning.